Good afternoon. Good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay. और स्क्रीन क्लियर है? मतलब अभी बोर्ड मैंने कैम बोर्ड के थ्रू मैं आज कोशिश करूंगा, ठीक है, क्लास लेने की। तो अभी स्क्रीन क्लियर है, मतलब उधर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नहीं सर। सर, नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले देखो क्वेश्चंस म्यूट करो। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोग को एक वर्ड फाइल इधर शेयर करूंगा जिसमें जो जो क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हो वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उधर आप लोग उधर से क्वेश्चंस देख सकते हो, क्योंकि वो तो पॉसिबल है नहीं कि मैं क्वेश्चंस भी बोर्ड पे लिखूं, ठीक है। मैं सोल्यूशन बताऊंगा, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चंस मैंने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, सभी को मिल गया होगा। तो उधर से हम लोग क्वेश्चंस आप लोग देखना। स्टार्ट करते हैं अभी। देख नहीं रहा है, क्वेश्चंस आए नहीं है। अभी भी नहीं आए? ओके, नहीं सर। शेयर तो किया हुआ है। इधर से तो गए। चैट बॉक्स में देखिए, सर किसी पर्सन चैट बॉक्स किसी मतलब पर्सनल को तो स्क्रीन नहीं, चैट बॉक्स प्राइवेट में। चैट बॉक्स में मैंने फाइल शेयर किया हुआ है। नहीं है सर। शायद किसी प्राइवेट में चला गया सर, किसी को नहीं नहीं, पर्सनल। एवरीवन किया है यार, एवरीवन किया हुआ है। ये कैसे हो सकता है? इधर से तो मतलब दिख रहा है कि चला जा चुका है। चलो ठीक है, फिर से मैं कोशिश करता हूँ, से एक बार तो जा ही चुका है। हाँ, सेंड सक्सेसफुली दिख रहा है, मुझे मैसेज दिख रहा है। हो सकता है आप लोग का नेट इतना वीक हो, ठीक है, नेटवर्क कुछ का कुछ इशू हो। कोई ऐसा है जिसके पास पहुंचा कि किसी के पास भी नहीं पहुंचा? सर नहीं पहुंचा है। सर वापस से सेंड करिए सर। अरे 2 बार कर दिया यार। फिर क्या कर सकते हैं? और सर पहुंच गया। पहुंच गया ना? हाँ, जाएगा Yes. जाएगा, अभी जाएगा। वही नेट का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, कनेक्टिविटी का ही प्रॉब्लम है, नेटवर्क का नहीं इशू आया। है, नेटवर्क का सर इशू नहीं है आया। और कुछ नहीं। हुआ अभी गया सभी के पास नहीं? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक बार मैं सर वो क्वेश्चन। कंप्यूटर पे शो कर रहा है, उस पे नहीं कर रहा है सर, फोन पे। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं दोनों चीजें एक साथ तो कर नहीं सकता, एक मोबाइल है और लैपटॉप है।
अभी दोनों पे मैं कैसे मोबाइल पे अगर मैं कैमरा ऑफ करूंगा तो फिर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन, वो मतलब डेस्कटॉप, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम तो है इधर। फिर क्या कर सकते हैं? और सर ग्रुप पे भेज दीजिए। ग्रुप पे भेज सकता हूँ, चलो ठीक है, ग्रुप पे भेज देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। चलो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी दिक्कत 1-2 क्लास लगेंगी उसके लिए। बस प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ना हो कि स्क्रीन ब्लड हो, बाकी तो और कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यही एक इशू, मैंने लास्ट सेमेस्टर में मैंने ये कोशिश की थी, लेकिन उधर इशू ये बन रहा था कि ब्लड हो रही थी स्क्रीन और कुछ दिख नहीं रहा था। प्रॉब्लम ये हो रही। अभी देखते हैं इस बार। मैंने वैसे फोन तो मैंने चेंज किया हुआ है, तो कैमरा तो इसमें मतलब थोड़ा अच्छा ही है, तो हो सकता है ये ठीक चले। अभी मैंने ग्रुप में देखो भेजा हुआ है, ठीक है, यहाँ से चला गया ग्रुप में, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो तो मिल ही गया होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर चैट बॉक्स में या ग्रुप में, ठीक है, दोनों जगह मैंने भेज दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी, अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेप्रिशिएशन से, उसके बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम जो बिजनेस प्रोफेशन है उसके क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्वेश्चंस तो ये भी डेप्रिशिएशन भी बिजनेस प्रोफेशन से ही है रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टैक्सेबल इनकम कैसे आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए कैलकुलेट करते हो वो चीज देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए, वहां पर देखिए दिया गया है फॉलोइंग आर द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट consisting plant eligible for depreciation at the rate of 15%, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ असेट है दैट इज प्लांट, और जो डेप्रिशिएशन रेट है यहाँ पर वो है 15%, 15% डेप्रिशिएशन रेट, ठीक है। ओन्ड बाय स्टीम कॉर्पोरेशन, अ पार्टनरशिप फर्म engaged in manufacturing business। तो यहाँ से निकल के ये आ रहा है कि ब्लॉक ऑफ असेट है जो कि प्लांट एंड मशीनरी है, और जो डेप्रिशिएशन रेट है दैट इज 15%, ठीक है। और उसके बाद आपका रिटन डाउन वैल्यू दिया गया है। रिटन डाउन वैल्यू दिया गया 1 अप्रैल 2012 के लिए 84,252, ठीक है। उसके बाद आपका रिटन डाउन वैल्यू यानी ओपनिंग जो रिटन डाउन वैल्यू है वो है आपका 84,252। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडिशन भी किए गए हैं, जैसे कि प्लांट एस और प्लांट टी। प्लांट एस को जो एक्वायर किया गया है वो 8 अप्रैल 2012। प्लांट एस की बात करें तो इसको एक्वायर किया गया है 8 अप्रैल 2012, और जिसकी वैल्यू है 25,848 रुपीज। उसके बाद लास्ट में कॉस्ट ऑफ प्लांट टी को भी एक्वायर किया गया है, जिसको एक्वायर किया गया है 23 जनवरी 2013 को, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 2,52,252 रुपीज। उसके बाद लास्ट में देखिए, ये आपका रिटन डाउन वैल्यू है, ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू है। ये एडिशन किया गया, पहला एडिशन प्लांट एस, ये दूसरा एडिशन प्लांट टी। उसके बाद इन्होंने सेल किया हुआ है, ठीक है, सेल वैल्यू ऑफ प्लांट टी इन्होंने सेल किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है 2,52,000, सॉरी 84,000, ठीक है।
ये आपका पूरा क्वेश्चन है। रिटन डाउन वैल्यू 84,252, दो एडिशन किए गए हैं, प्लांट एस एंड प्लांट टी, और उसके बाद टी को इन्होंने सेल भी कर दिया है, टी को इन्होंने 84,000 में बेच भी दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको डेप्रिशिएशन निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। अगर स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना, क्योंकि मुझे स्क्रीन अभी दिख नहीं रही। ठीक है, अभी देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। Computation of depreciation. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू। आपकी रिटेन डाउन वैल्यू जो है वो कितना है, 84,252। रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2012, ठीक है, वो है 84,252। 84,252, ठीक है, ये आपकी रिटेन डाउन वैल्यू होगी। उसके बाद एडिशंस जो भी आपने किए उसको ऐड करना है, यहाँ पे वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे जो कॉस्ट ऑफ प्लांट एस है, जो एक्वायर किया गया है 8 अप्रैल 2012 को, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एस ये एक्वायर किया 8 अप्रैल 2012, जिसकी वैल्यू है 25,848। 25,848, ठीक है। उसके बाद और एक एडिशन किया गया है प्लांट टी, कॉस्ट ऑफ प्लांट टी, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 2,52,252। 2,52,252, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो भी आपकी रिटन डाउन वैल्यू है और जो आपने एडिशन किया हुआ है, जो प्लांट आपने उस ब्लॉक में जो भी एडिशन किया हुआ है, जो प्लांट आपने बाय किया हुआ, परचेज किया हुआ, उनकी वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,62,300, 3,62,352 रुपीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी आपने क्या किया है, सेल भी किया हुआ है, मतलब प्लांट ही आपने बेच दिया है जो 84,000, तो जो है इसको आप लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे, लेस सेल वैल्यू ऑफ प्लांट टी, ठीक है, कितनी है, 84,000। 84,000 ये आप माइनस कर लो, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करने के बाद रिटन डाउन वैल्यू बिफोर डेप्रिशिएशन, बिफोर डेप्रिशिएशन, बिफोर डेप्रिशिएशन जो रिटन डाउन वैल्यू है वो है, इसको 3,62,352 में से अगर 84,000 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2,78,352। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, सिंपल सा अभी क्या किया, जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो क्लोजिंग वैल्यू थी रिटन डाउन, जो इस ईयर की आपकी जो ओपनिंग वैल्यू है, रिटन डाउन वैल्यू है,
वो मैंने लिखा, उसकी एंट्री की 84,252। जो भी उस ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने एडिशन किया, उसको मैंने ऐड कर दिया है, और जो उस ईयर में आपने सेल किया प्लांट को, वो वैल्यू से मैंने माइनस कर दिया है। इसके बाद आपकी आ गई रिटेन डाउन वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन 2,78,352। आपको अभी डेप्रिसिएशन जो देना है वो 2,78,352 पर ही देना है, ठीक है। अभी एक यहाँ पर इशू है, एक प्रॉब्लम ये है कि आपने प्लांट टी को क्या किया, सेल कर दिया, जिसकी कॉस्ट थी 2,52,252, ठीक है। लेकिन उसको जो सेल किया है वो किया है 84,000 में ही, मतलब 2,52,252 रुपए का आपने खरीदा और बेच दिया केवल 84,000 में। तो यहाँ पर जब हम लोग ब्लॉक ऑफ असेट को जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो हर एक असेट जो भी हो, एक इंडिविजुअल जो असेट होगा, ठीक है, जैसे प्लांट क्यू, प्लांट आर, प्लांट एस, प्लांट टी, ये जो इंडिविजुअल असेट्स है, इनकी आइडेंटिटी जो है अभी कुछ नहीं रह जाती, मतलब सब एक यूनिट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पी क्यू आर एस टी की बात करूं, तो ये चारों जो 5 ये असेट्स हैं, अगर एक ही ब्लॉक के हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट एक ही है, तो ये एक ही यूनिट काउंट करेंगे, ठीक है। इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कौन सा असेट 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ। अगर ज्यादा हुआ तो आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन देना, अगर कम हुआ तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन देना है। और यहाँ पर जैसे 84,000 का मैंने जो प्लांट जो टी है वो सेल कर दिया, तो आपको केवल 84,000 माइनस कर देना, और बचा हुआ जितना भी अमाउंट है, भले ही उसमें प्लांट टी की भी कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि प्लांट टी तो आपने बेच दिया, लेकिन फिर भी उसकी कॉस्ट अभी है, क्योंकि 2,52,252 में आपने बाय किया, तो 84,000 में आपने सेल कर दिया, तो अभी उसकी भी वैल्यू आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू में है, मगर आपको डेप्रिसिएशन आपको पूरी वैल्यू पे निकालना है, जो भी सेल वैल्यू है उसको माइनस करने के बाद, ठीक है। आपको एक असेट की एक यूनिट की तरह इसको ट्रीट करना है। तो जो भी आपने जो भी प्लांट टी है, जिसको एक्वायर किया गया है 23 जनवरी 13 में, जो 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए आपने यूज किया, वहां पर आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन देना है, और बाकी जितना भी अमाउंट बचा हुआ है उसको फुल रेट से डेप्रिसिएशन देना है, ठीक है। इस तरह से काम करना है। आगे देखते हैं कैसे डेप्रिसिएशन, यहाँ पर रिटन डाउन वैल्यू तो आ गया, अभी देखते हैं कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है। Written down value before depreciation जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो है 2,78,352। अभी क्या करना है, इसमें से आपको डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने बताया, फुल रेट से आपका डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी 2,78,352 माइनस जो भी प्लांट टी की वैल्यू है, ठीक है, वो आप माइनस कर दोगे। तो सबसे पहले आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% फुल रेट से, ठीक है, किस पे निकलेगा, 2,78,352 माइनस प्लांट टी की वैल्यू कितनी है, 2,52,252, 2,52,252, ठीक है। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26,100, 15% ऑफ 26,100, ठीक है। यानी कि फुल रेट से आपको डेप्रिसिएशन इतने को देना है, और डेप्रिसिएशन हाफ रेट से एट द रेट ऑफ 7.5%, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो किसको मिलेगा, मतलब आपका जो भी प्लांट टी की वैल्यू, यानी कि 2,52,252, 2,52,200, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 3,915, ये माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन होगा हाफ रेट से, जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 18,990, ठीक है।
ये भी माइनस कर देंगे, और आपका क्लोजिंग जो रिटेन डाउन वैल्यू होगा, क्लोजिंग रिटेन डाउन वैल्यू वो होगा 2,52,508। ठीक है, इस तरह से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे किसी को डाउट है? अभी हम लोग ने लास्ट मेरे ख्याल से क्लास में ये क्वेश्चन किया हुआ था, लेकिन मैंने फिर से बता दिया। मैंने सोचा कि अभी शायद कुछ प्रॉब्लम हो आप लोग को, इसलिए मैंने फिर से बता दिया है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी बताओ किसी भी कैलकुलेशन में। Am I audible? Yes, sir. स्क्रीन पर दिख रहा है ना? ठीक, कोई वहां Yes, पे कुछ sir. ठीक है। यस सर, यस सर दिखा। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अभी यहाँ पे? No, नहीं है ना? sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन। सर एक मिनट। हाँ बताओ सर आपका सर क्या हो गया? 39,000 सर। हाँ। सर आपका 39,000 आया था सर, मेरा आया है सर 38,875 फॉर प्लान्ड एज तो डेप्रिसिएशन। 15% जो फुल रेट से था डेप्रिसिएशन, सर फुल रेट से किया सर 37,000 आया है। 37,000? अरे नहीं, 37,000 कैसे हो सकता है? 3,000 हो सकता है यार, 37,000 कैसे हो सकता है? फुल रेट की बात कर रहे हो ना? यस सर। जो 15% है ना? सर 252,504 into 15 divided by 100 सर 37,875 आया है। एक सेकंड, 252 ठीक है, यानी 2,52,252 का तुमने कितना परसेंट निकाला है? 504 था, 252 नहीं सर। 2,52,504 का सर मैंने 15% निकाला है सर 37,875। यार क्या कर रहे हो तुम? देखो मैंने पहले बताया। हाँ, तुमने गलत कैलकुलेट किया हुआ है। देखो, अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन याद है? 2,78,352। यहाँ तक तो समझ में आया ना? सर यहाँ पे उसको तो फिर कोई माइनस प्रॉब्लम कर नहीं है। दिया, उसको उसमें से सर मैंने माइनस कर दिया। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसमें तो ये वैल्यू में तो कोई डाउट नहीं है कैसे आई 2,78,352। इसके यस आगे सर। देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है? तो यहाँ पर यस जैसे मैंने बताया, ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू है डेप्रिसिएशन की बिफोर डेप्रिसिएशन, सॉरी, रिटर्न डाउन वैल्यू है बिफोर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लान टी की वैल्यू इसमें से माइनस करनी है। प्लान टी की वैल्यू है 2,52,252, 2,52,252, ये है प्लान टी की वैल्यू। ये माइनस मैंने करना है, क्यों? वैल्यू क्योंकि बता रहा आपने हूँ इसको 180 डेज से कम टाइम के लिए एक्वायर किया हुआ, कम टाइम के लिए यूज किया हुआ है। तो सर, मैं यहाँ पर प्लांट एज आपको की वैल्यू हाफ बता रेट रहा हूँ। से यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन देना होगा। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन तो ये पूरे अमाउंट पे देना है, ठीक है, जो 2,78,352। लेकिन इसमें से आपको इतना जो भी वैल्यू है 2,52,000 जो प्लान टी की वैल्यू है, जिसको आपने 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए यूज किया हुआ है, उसको हाफ रेट से यानी कि 7.5%, ठीक है, बाकी बचा हुआ ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26,100। इसको आपने करना है 15% से डेप्रिशिएट। सर ये आप प्लांट टी की बता रहे हैं, मैं प्लांट एस की वैल्यू बता रहा था। तो आपका 26,100 का जो 15% होगा वो होगा 3,915, और 2,52,252 का जो 7.5% होगा वो होगा 18,990। ये दो डेप्रिसिएशन अमाउंट होंगे जो माइनस करने हो। सर मैं प्लांट टी की नहीं एस की वैल्यू बता अभी रहा आया था। समझ में? यस सर। सर ये जो आपका आया है सर
18,918 सर ये मेरा यार पहले नहीं आ सुनाई गया पड़ था रहा, तुम्हारी 30 की वॉइस वैल्यू। बिल्कुल क्लियर नहीं, कोई समय कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा। एक हेलो सेकंड। हेलो हाँ सर, ये जो आपका 18,919 सर ये मेरा आया सर प्लांट टी की वैल्यू, मैं प्लांट एस की वैल्यू बता रहा था सर, मैंने चैट क्या बॉक्स में लिखा है। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं क्लियर है तुम्हारी, बताओ। सर बहुत चैट धीमी आ बॉक्स, सर चैट बॉक्स में मैंने आंसर लिखा है चैट सर, एक बॉक्स, मिनट देख लीजिए। एक सेकंड में देख लेता हूँ। For plant T, depreciation charge is 20,876 for plant S. यार मैंने पहले बताया जब ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करते हैं ना तो इस तरह से नहीं करते, प्लांट टी प्लांट एस अलग अलग नहीं करते। मैंने अभी बताया कि जब ब्लॉक ऑफ एसेट होते हैं, जब ब्लॉक में आप एसेट के रखते हो जहां पे सबका डेप्रिसिएशन रेट सेम है उस ब्लॉक में, तो वो सबकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी होती है वो वहां पे खत्म हो जाती है। मतलब आप उस ब्लॉक को एक यूनिट मान के चलते हो, तो आप अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर सकते कि प्लांट टी प्लांट एस, आपको एक साथ कैलकुलेट करना है। बस केवल मुझे इतना देखना है कि कौन से ऐसे एसेट हैं जिनको हमने जो है 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए यूज किया, तो उनको आपको जो है हाफ रेट से डेप्रिशिएट करना है, बाकी बचे हुए जो भी वैल्यू आई उसको फुल रेट से डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, आप अलग अलग इंडिविजुअली हर एक स्टॉक का डेप्रिशिएशन नहीं निकाल सकते। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ये आपका डेप्रिशिएशन जो है कैलकुलेट करने के बाद जो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है वो माइनस में भी चला जाता है डेप्रिशिएशन निकालने से पहले। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने पता लगा अमाउंट, अभी सपोज जो आपने 84,000 का प्लांट जो जो बेचा हुआ है 84,000 का, सपोज वो बेचा होता 3 लाख रुपए का, तो आप 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख या 10 लाख में बेचा होता तो आपकी तो रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस में हो जाती ना। तो माइनस में होने पे क्या होगा, आप माइनस में लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद आप उस वहां पे डेप्रिशिएशन नील हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके सर। जो चीज आपने 2.5 लाख रुपए में खरीदी हो सकता है आप 10 लाख में बेच दो। ठीक है, तो वो आप पूरी वैल्यू उस पे, ये नहीं इंडिविजुअली नहीं कि प्लांट टी मैंने बेचा है तो प्लांट टी से ही करेंगे, नहीं, पूरा आप एक यूनिट मानोगे जितने भी एसेट उस ब्लॉक में है। बस केवल एक चीज हम मुझे देखनी है कि कौन से एसेट को मैं ज्यादा 180 डेज से कम टाइम के लिए यूज किया है, वो आपको माइनस करना है, उस पर हाफ रेट से डेप्रिशिएशन करना है, और बाकी बचे हुआ जो भी अमाउंट है उस पर फुल रेट से डेप्रिशिएशन देना है। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी कि माइनस में भी रिटर्न डाउन वैल्यू आपका चला जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो सर अभी अटेंडेंस, क्वेश्चन नंबर 2, अभी यहाँ पे किसी को डाउट हो तो फिर पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अटेंडेंस, अटेंडेंस, हाँ ये बहुत जरूरी काम है अटेंडेंस। तो उसके लिए क्या किया जाए अटेंडेंस के लिए, अभी तो मैंने कुछ है नहीं मेरे पास, तो यार ऐसा करो चैट बॉक्स में भेज दो, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ लिंक वगैरह मैंने अभी आज बनाया नहीं, आप लोग उसे भेज दो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जहां पर जैसे मैंने बताया है कि जो बिजनेस प्रोफेशन में आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी इनकम्स अलाउ की गई है इनकम टैक्स एक्ट में अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, और कौन कौन सी इनकम नहीं अलाउ की गई वो आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स आपको अलाउ किए गए हैं और कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स नहीं अलाउ किए गए, उस बेसिस पे आपको कंप्यूट करना होता है टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 वही वैसा ही कुछ है जहां आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट से ही मुझे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, मतलब कुछ अमाउंट मुझे उस वहां पर ऐड करने होंगे, कुछ अमाउंट वहां पर मुझे लेस करने होंगे, माइनस करने होंगे,
और इस तरह एडजस्टमेंट्स करने के बाद मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि कितनी इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक होगा, यहाँ पर ये बिल्कुल पूरी तरीके से अलाउ है। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स परचेज किया बिजनेस से रिलेटेड, कुल मिला के आपको देखना है कि कौन कौन से आपके एक्सपेंडिचर, कौन कौन सी आपकी इनकम बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ नहीं है। और बाकी मैंने बताया हुआ है, जो थोड़ा सा जहाँ पे डाउटफुल है जहाँ पे, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, वो मैंने पूरी पूरी लिस्ट आप लोगों को दिखाई हुई है, बताई हुई है, और यहाँ गूगल क्लासरूम पे शेयर भी किया हुआ है पीपीटी, तो उधर आप लोग देख लेना जहाँ पे डाउट है। बाकी तो आपको जो है पता लग जाएगा देखते ही कि हाँ कौन से एक्सपेंडिचर बिजनेस से रिलेटेड है, कौन से नहीं है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। अभी डेप्रिसिएशन यहाँ पर प्लांट कर दिया गया, तो अभी आपको ये देखना है कितना अमाउंट इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ किया गया है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को अगर सैलरी दे रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं ये। उसके बाद है रेंट ऑफ हाउस यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसको यूज कर रहे हो, वहां रेंट पे कर रहे हो, तो वो बिजनेस से रिलेटेड कैसे हुआ? तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। उसके बाद है अदर एक्सपेंसेस। अभी अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें है वो मुझे नहीं पता। 70,304 रुपीज है। ठीक है, और आपका नेट प्रॉफिट है 8,84,848। इसके बाद अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो वहां पर मुझे सेल्स दिख रहा है और क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो वहां से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ दी गई है यहाँ पर, जैसे कि अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹304 ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर। मतलब कि आपने इनकम टैक्स पे किया हुआ है 304 रुपीज का, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो वो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस आप एक्सपेंडिचर में कैसे दिखा सकते हो? ठीक है, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटेड एज ऑन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 कम्स टू ₹50,252। मतलब कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो जो अलाउ किया गया है वो किया गया है, मतलब कि जैसे जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस तरह कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है, अलाउएबल अमाउंट, वो है 50,252 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउ किया गया वो बता दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको जैसे ब्लॉक ऑफ असेट्स आप कैलकुलेट करते हो, वहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, उस तरह से आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको अमाउंट को फिर एडजस्टमेंट करने होते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट दे दिया गया है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पूरा। इसको देखते हैं कैसे करना है। Computation of business income. ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट आपका। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। ठीक है, net profit as per profit and loss account, and that is 84,848 रुपीज। ये आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो गया एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आपको क्या करना है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो कि अलाउ नहीं किए गए लेकिन आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर माइनस करना है, सॉरी ऐड करना है, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर
दिखाया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, आपका प्रॉफिट उतनी अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो आपको वहां पर ऐड कर देना है उस अमाउंट से जो भी अलाउ नहीं किया गया इनकम टैक्स एक्ट में, और आपने उसकी एंट्री कर दी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने बताया था इनकम टैक्स ऐड करेंगे। इनकम टैक्स पेड इनकम टैक्स पेड कितना है, 304 रुपीज, ये आपको ऐड करना है। और क्या ऐड करना है यहाँ पर, जो आपने रेंट पे किया है, रेंट ऑफ हाउस यूज्ड फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस, जो अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हाउस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो उसका रेंट जो भी आप पे कर रहे हो वो बिजनेस आपका एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो वो भी आपको ऐड कर देना है, रेंट पेड ऑफ हाउस। ठीक है, आगे पूरा आपको लिखना है। ठीक है, रेंट हाउस यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, कितना अमाउंट है, 1,20,000। इसके बाद है डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अभी डेप्रिसिएशन में क्या है, दो चीजें हैं, दो काम आप कर सकते हो। एक तो पूरे अमाउंट से उसको ऐड कर दो, ठीक है, और बाद में जितना अलाउ किया गया है पूरे अमाउंट जितना भी आपने डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 84,252 रुपीज, ये आप पूरा ऐड कर दो और माइनस कर दो जो भी अलाउ किया गया जितना पार्ट। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है, या फिर जो आपका डिफरेंस अमाउंट है 84,252 रुपीज जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया गया है और अलाउ किया गया 50,252, वो माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस अमाउंट हुआ